Hello my dear students, welcome back. So how are you doing? I hope you are doing well. तो आज क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? आज क्या पढ़ेंगे हम लोग? हेडिंग आपको दिख रहा होगा कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आवर न्यू टॉपिक इज जिम्नोस्पर्म. ठीक है, उससे पहले हम लोग ये देखते हैं कि पहले पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, शुरू किया था और क्या ख़त्म किया था पिछले वाले क्लास में. तो पिछले वाले क्लास में हम लोग टेरिडोफाइट को देखे थे. पिछले वाले क्लास में हम लोग टेरिडोफाइट को देखे थे. थोड़ा सा क्विक रिकॉल करते हैं उस टॉपिक के ऊपर. ठीक है, मेन पॉइंट्स पे 2-3 पॉइंट्स देखते हैं जो कि वीवीआई था, वेरी इंपॉर्टेंट था फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है, तो पहला है कि टेरिडोफाइटा का जो है डोमिनेंट फेज कौन सा था. विच वन इज द डोमिनेंट फेज ऑफ टेरिडोफाइटा? इज इट स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट? क्या बोलोगे आप लोग? टेरिडोफाइटा का डोमिनेंट फेज आपका कौन सा था? स्पोरोफाइट था या फिर गैमेटोफाइट था? आपका हैप्लॉइड था या डिप्लॉइड था? तो टेरिडोफाइटा का जो डोमिनेंट फेज था आपका वो स्पोरोफाइट था, विच इज डिप्लॉइड, जो कि क्या था? डिप्लॉइड था. ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, टेरिडोफाइटा कैसा, कितने ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन के बाद हाउ मेनी स्पोर्स आर फॉर्म्ड इन टेरिडोफाइटा? ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन हाउ मेनी स्पोर्स आर फॉर्म्ड इन टेरिडोफाइटा? कितने स्पोर्स फॉर्म्ड होते थे टेरिडोफाइटा में ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन? तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्पोर. ठीक है, 2 तरह के स्पोर बनते थे ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इन टेरिडोफाइटा, होमोस्पोर और हेट्रोस्पोर. ठीक है, तो मेनली जो थे टेरिडोफाइटा में मेनली होमोस्पोरस ही होते हैं. ठीक है, मेनली अगर पूछे तो टेरिडोफाइटा में मेनली होमोस्पोरस ही थे, बट स्टिल देयर आर सम एक्सेप्शंस. आप सेलाजिनेला, आपका सैल्वियाना और एजोला वगैरह जो था वो आपका एक्सेप्शन था, जो कि क्या था? हेट्रोस्पोरस था. ठीक है, तो जब भी ये चैप्टर, वैसा तो ये जब हम लोग ये चैप्टर खत्म करेंगे तो हम लोग सारा क्वेश्चन करने वाले ही हैं. एक दिन अपन थैलोफाइटा को उठाएंगे, एक दिन ब्रायोफाइटा को उठाएंगे, एक दिन टेरिडोफाइटा को उठाएंगे और सारा क्वेश्चन दे दनादन कर लिया जाएगा. ठीक है, लेकिन अभी हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं जो कि है हमारा जिम्नोस्पर्म. ठीक है, तो आप सोच रहे होंगे ये साइड में क्या है. ठीक है, हाँ, जो हर दिन की तरह ये लाइफ साइकिल ही है, लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट है. ठीक है, इसका हम लोग मेल और फीमेल का लाइफ साइकिल हम लोग अलग अलग देखेंगे, क्योंकि ये जो हमारे जिम्नोस्पर्म है दे आर डायोशियस. जिम्नोस्पर्म्स आर डायोशियस, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे. अभी सोचिए कि ये आपको दिख नहीं रहा होगा, आप ऐसा सोचिए कुछ भी नहीं है, ऐसे ही कुछ साइड में पड़ा है. ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आवर न्यू टॉपिक जिम्नोस्पर्म से. तो पहले जिम्नोस्पर्म का कुछ कैरेक्टर देखते हैं. ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं. कुछ कैरेक्टर देखते हैं जिम्नोस्पर्म का. ठीक है, तो जिम्नोस्पर्म का जो ओव्यूल होता है, ओव्यूल ऑफ जिम्नोस्पर्म मैं इधर बाउंड्री कर दे रही हूं, मैं इसके आगे नहीं जाऊंगी. ठीक है, ओव्यूल ऑफ जिम्नोस्पर्म आर नेक्ड. ओव्यूल ऑफ जिम्नोस्पर्म आर नेक्ड. They are not covered with ovary wall. ठीक है, not covered with ovary wall. ठीक है, इससे पहले मैं कुछ आगे बोलूं, एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में और आ रहा है टेरिडोफाइटा से. ठीक है, अब तो आप बता ही दोगे क्योंकि मैंने ये बोल दिया कि मेरे दिमाग में टेरिडोफाइटा से एक क्वेश्चन आ रहा है. पहला सीडिंग हैबिट किसमें देखा गया था? आपके एनसीईआरटी का ये पॉइंट है, इट मस्ट बी ऑन योर फिंगर टिप. एनसीईआरटी की जितनी भी पॉइंट्स है वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है, और एग्जाम्पल्स तो खास करके मैं बार बार बोलूंगी कि एनसीईआरटी का एग्जाम्पल आपके बिल्कुल फिंगर टिप्स पे होने चाहिए. ठीक है, क्योंकि कुछ ऐसे चैप्टर हैं जैसे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, आपका ये प्लांट किंगडम, आपका ये एनिमल किंगडम, और बोलो मार्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट, इन सब का जो क्वेश्चन आने वाला है एग्जाम में आपका, वो मोस्टली आपके एग्जाम्पल्स पे ही अटैक करने वाले हैं. ठीक है, तो ये सब का जो मतलब, और एनसीईआरटी एकाक इधर उधर चला जाएगा, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो आपके एनसीईआरटी से ही आने वाला है, कहीं बाहर से नहीं जाने वाला है. किस्मत खराब हुई तो एक आंख शायद बाहर से आ जाए. ठीक है, वो भी हम देखेंगे, जो देखेंगे कि जो आ रहा है वो भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन एनसीईआरटी का एग्जाम्पल इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, और एनसीईआरटी का हर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है. तो यही क्वेश्चन, ये पॉइंट जो है आपके एनसीईआरटी में भी है
कि पहला सीडिंग हैबिट किससे शुरू हुआ था। सीडिंग हैबिट पहले किससे शुरू हुआ था, तो आप बोलोगे कि आपने तो अभी हिंट कर ही दिया कि मेरे दिमाग में टेरिडोफाइटा से कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसका आंसर टेरिडोफाइटा ही होगा कि पहला सीडिंग हैबिट टेरिडोफाइटा से देखने को मिला था। ठीक है, चलो हम लोग जो देख रहे थे उसको कंटिन्यू करते हैं। ओव्यूला ऑफ जिम्नोस्पर्म आर नॉट आर नेक्ड। ठीक है, ओव्यूल ऑफ जिम्नोस्पर्म आर नेक्ड, दे आर नॉट कवर्ड विथ ओवरी वॉल। ठीक है, दे रिमेन एक्सपोज्ड, they remains exposed both before and after fertilization, both before and after fertilization। ठीक है, जो आपका ओव्यूल है वो ओवरी वॉल से कवर्ड नहीं होगा, ओवरी वॉल से कवर्ड नहीं होगा, वो रिमेन एक्सपोज्ड होगा फर्टिलाइजेशन के पहले भी और फर्टिलाइजेशन के बाद भी। इसका मतलब इससे आप क्या कंक्लूजन निकालोगे, इस लाइन से आप क्या कंक्लूजन निकालोगे कि जिम्नोस्पर्म के पास सीड तो प्रेजेंट होगा, सीड इज प्रेजेंट इन जिम्नोस्पर्म, सीड होगा जिम्नोस्पर्म में। ठीक है, बट देयर इज नो फ्रूट, कोई फ्रूट नहीं होगा, नो फ्रूट एंड नो फ्लावर, और कोई फ्लावर भी नहीं होगा। ठीक है, इन जिम्नोस्पर्म सीड इज प्रेजेंट बट देयर इज नो फ्रूट एंड नो फ्लावर। तो आप एंजियोस्पर्म में पढ़ोगे, एंजियोस्पर्म इज द ओनली फ्लावरिंग प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट कोई भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म ही है जिसके पास फ्रूट और फ्लावर दोनों प्रेजेंट होगा। तो ये भी क्वेश्चन है जो हम एंजियोस्पर्म में देखेंगे, लेकिन यहाँ पे फ्लावर की बात होगी तो मैं आपको बता रही हूँ एंजियोस्पर्म इज ओनली फ्लावरिंग प्लांट, सिर्फ एंजियोस्पर्म ही फ्लावरिंग प्लांट है, आपका जिम्नोस्पर्म नहीं है। जिम्नोस्पर्म में सीड होता है लेकिन वो फ्लावर और फ्रूट नहीं होता है। ठीक है, और जो आपका ओवरी वॉल है, ठीक है, मैं इसको मिटाऊं, मैं इसको मिटा रही हूँ ऊपर वाले को। और आपका ओवरी वॉल किस चीज से बना होता है, ओवरी वॉल आपका किस चीज से बना होता है, ओवरी वॉल इज मेड अप ऑफ इपिकार्प, मेसोकार्प एंड इंडोकार्प। ठीक है, इंडोकार्प, ओवरी वॉल इज मेड अप ऑफ इपिकार्प, मेसोकार्प एंड इंडोकार्प। और ओवरी वॉल किसमें कन्वर्ट होता है, आपका ओव्यूल तो सीड में कन्वर्ट होता है, बट ओवरी वॉल किसमें कन्वर्ट होता है, फ्रूट में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो ये मैंने एज सच आपको ऐसे ही बता दिया, इस चैप्टर में इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, चलो नोट डाउन करो। तो इससे ये कंक्लूजन निकला कि जिम्नोस्पर्म में कोई फ्लावर और फ्रूट नहीं होते हैं। चलिए आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। अब इसकी स्टीम पे बात करते हैं। ठीक है, अब इसकी स्टीम पे बात करते हैं, जिम्नोस्पर्म की स्टीम को देखते हैं। तो स्टीम इज ऑफ टू टाइप्स, स्टीम्स ऑफ जिम्नोस्पर्म इज टू टाइप्स। फर्स्ट इज ब्रांच्ड स्टीम भी हो सकता है और आपका अनब्रांच्ड स्टीम भी हो सकता है। स्टीम इज ऑफ टू टाइप्स, ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड। ठीक है, तो ब्रांच स्टीम का एग्जाम्पल लिख लो, एग्जाम्पल इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, हर सबका एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सभी चैप्टर में एग्जाम्पल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ब्रांच स्टीम का एग्जाम्पल लिखो पाइनस एंड सेड्रस, और अनब्रांच स्टीम का एग्जाम्पल लिख लो साइकस। ठीक है, ब्रांच स्टीम का एग्जाम्पल लिखो पाइनस और सेड्रस, एंड अनब्रांच स्टीम का एग्जाम्पल है ये आपका साइकस। चलो, तो स्टीम वाला पॉइंट हो गया। अब हम जिम्नोस्पर्म की लीफ को देखते हैं। ठीक है, जिम्नोस्पर्म की अगर हम लीफ की बात करें तो लीफ जो है वो निडल शेप्ड होता है। लीफ जो है जिम्नोस्पर्म का वो निडल शेप्ड होता है, निडल लाइक होता है। क्यों निडल शेप्ड होता है, लीफ ऑफ जिम्नोस्पर्म जो है वो निडल शेप्ड क्यों होता है, क्योंकि जिम्नोस्पर्म का जो लीफ है वो वेल अडेप्टेड है टू एक्सट्रीम कंडीशन। नोट करो ये पॉइंट, लीव्स ऑफ जिम्नोस्पर्म
लीव्स ऑफ जिम्नोस्पर्म is well adapted to extreme condition, ठीक है, क्योंकि इसकी जो लीफ है वो निडल शेप्ड है, ठीक है। तो निडल शेप है क्यों? निडल शेप है क्यों? ताकि ट्रांसपिरेशन जो है उसका लेस हो सके, ठीक है। निडल शेप है, इससे एक फायदा है कि ट्रांसपिरेशन जो होगा वो लेस होगा, कम होगा, प्रिवेंट करेगा H2O के लॉस को, वाटर के लॉस को प्रिवेंट करेगा। चलो इसको मैं मिटा रही हूँ, ठीक है। लीफ जो है वो निडल शेप्ड होता है। लीव्स ऑफ जिम्नोस्पर्म इज वेल अडेप्टेड टू एक्सट्रीम कंडीशन। मैं एक्सट्रीम वाली पार्ट को मिटा रही हूँ, ठीक है। अभी लीफ हम लोग कंटिन्यू करते हैं। चलो, जो लीफ जो निडल शेप है इसके फायदे पता है क्या है? कि ट्रांसपिरेशन इज मिनिमम, ट्रांसपिरेशन इज मिनिमम, ठीक है। निडल शेप्ड लीफ होने के कारण ट्रांसपिरेशन जो होगा वो मिनिमम होगा। और लीफ का पता है सनकिन टाइप ऑफ स्टोमाटा प्रेजेंट होता है, सनकिन टाइप ऑफ स्टोमाटा प्रेजेंट होता है, सनकिन टाइप ऑफ स्टोमाटा। निडल शेप्ड लीफ में सनकिन टाइप ऑफ स्टोमाटा प्रेजेंट होता है और थिक क्यूटिकल प्रेजेंट होता है, थिक क्यूटिकल प्रेजेंट होता है। ये सब लीफ की एडेप्टेशन है, ठीक है। थिक क्यूटिकल प्रेजेंट होता है, किस लिए? ये सब इतना लोचा इसके लीफ में क्यों है? टू प्रिवेंट H2O लॉस, वाटर के लॉस को प्रिवेंट करने के लिए ये सब फंडा है कि निडल शेप्ड लीफ है ताकि ट्रांसपिरेशन मिनिमम हो सके। थिक क्यूटिकल प्रेजेंट होता है। स्टोमाटा जो है इज ऑफ सनकिन टाइप ऑफ स्टोमाटा इज प्रेजेंट, ठीक है। नोट डाउन करो फटाक से, आगे बढ़े। एग्जाम्पल लिख लो इसका। निडल शेप्ड लीफ किसमें प्रेजेंट होता है? एग्जाम्पल दे दो या मैं दे दूं? तुम बताओगे या मैं बताऊं? चलो मैं बता देती हूँ। कॉनिफर का जो लीफ होता है वो निडल शेप्ड होता है। ये सब आपका जीरोफिटिक एडेप्टेशन टाइप है। ये सब जो मैं जितना मैं बता रही हूँ लीफ के बारे में, ये जीरोफिटिक एडेप्टेशन से सिमिलर है, ठीक है। चलो, तो इसका एग्जाम्पल क्या है? कॉनिफर है। चलिए, हो गया। लीफ के बारे में और कुछ जानते हैं, ठीक है। लीफ के बारे में हम लोग और भी जानते हैं। चलिए, मिटा रही हूं मैं इसको। पिन्नेट शेप्ड लीफ प्रेजेंट होता है। पिन्नेट शेप्ड लीफ, पिन्नेटली शेप्ड लीफ इज प्रेजेंट, शेप्ड लीव्स आर प्रेजेंट। अब पिन्नेटली शेप्ड लीफ बोलने का मतलब लीफ का एक कॉमन एक्सिस होगा, ठीक है। लीफ का एक कॉमन एक्सिस होगा और एक टर्मिनल होगा। टर्मिनल एक्सिस इज प्रेजेंट, ऐसा है। पिन्नेट शेप्ड लीफ इज प्रेजेंट इन जिम्नोस्पर्म। एग्जाम्पल क्या लिखोगे? साइकस। चलो, नोट डाउन करो। समझ में आया ना? पिन्नेटली टाइप्स ऑफ लीफ इज प्रेजेंट इन जिम्नोस्पर्म। लीफ में कॉमन एक्सिस तो होता ही है, ठीक है, और एक टर्मिनल एक्सिस भी होना मस्ट है। एग्जाम्पल, पिन्नेट टाइप शेप्ड लीफ इज प्रेजेंट इन साइकस। चलो, नोट डाउन करो। क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन आ सकती है कि पिन्नेटली जो लीफ पाई जाती है वो किस में पाई जाती है, पिन्नेट शेप्ड लीफ किस में पाई जाती है, तो क्या बोल देना? क्या बोलोगे? टेरिडोफाइटा बोल देना, ठीक है। और निगेटिव मार्क्स लेके आना, गलती करके आना, ठीक है। पता चला -1 तो हुआ ही और वो भी गया। ऐसा नहीं करोगे माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग ऐसा नहीं करेंगे ना। जोर से बोलो, नहीं करेंगे ऐसा, ठीक है। चलो, आगे बढ़े हम लोग। मिटा दूं इसको? चलो, अब जिम्नोस्पर्म जो है वो सीड बियरिंग प्लांट है। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म भी, दोनों, ठीक है। जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म
and angiosperm are seed bearing plant, are seed bearing plant, सीड बियरिंग प्लांट। अब हम लोग सीड बियरिंग प्लांट को क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोफाइटा। सीड बियरिंग प्लांट को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोफाइटा। सीड बियरिंग प्लांट इज कॉल्ड स्पर्मेटोफाइटा। देन वी कैन से दैट जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म इज अंडर स्पर्मेटोफाइटा। ठीक है, दोनों क्या है? सीड बियरिंग प्लांट है। ठीक है, अब इनकी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, जिम्नोस्पर्म की अगर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो बहुत ही लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन होता है आपके जिम्नोस्पर्म का। डिस्ट्रीब्यूशन इज लिमिटेड, डिस्ट्रीब्यूशन इज लिमिटेड, डिस्ट्रीब्यूशन इज लिमिटेड, मोस्टली फाउंड इन कोल्ड रीजन, मोस्टली फाउंड इन कोल्ड रीजन, कोल्ड रीजन। ठीक है, जिम्नोस्पर्म का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है बहुत ही लिमिटेड होता है, मोस्टली ये कोल्ड रीजन में पाए जाते हैं। अगर आप इंडिया की बात करो तो हिमालयन माउंटेन पे ये पाए जाते हैं। अगर आप इंडिया की बात करो तो कोल्ड रीजन कहाँ पे होगा? हिमालय माउंटेन। तो अगर आप इंडिया की बात करो, ये पॉइंट आपके एग्जाम में नहीं आने वाला है। एज सच आप हम लोग क्या है? भारतवासी हैं, वी आर इंडियंस। तो हमको पता होना चाहिए कि इंडिया में जिम्नोस्पर्म कहाँ होगा। ठीक है, इंडिया के बारे में हम लोग को सब कुछ पता होना चाहिए। अरे यार, आफ्टर ऑल वी आर इंडियंस। ठीक है, तो इंडिया में जिम्नोस्पर्म जो है वो आपके हिमालयन माउंटेन पे पाया जाएगा। आप चाहो तो लिखो, आप चाहो तो ना लिखो। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, आगे बढ़े, मिटा देते हैं इसको। अब जिम्नोस्पर्म जो है, जिम्नोस्पर्म के पास वैस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है। जिम्नोस्पर्म के पास आपका ये वैस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है। वैस्कुलर सिस्टम इज प्रेजेंट, वैस्कुलर सिस्टम इज प्रेजेंट इन जिम्नोस्पर्म। ठीक है, मतलब जो वैस्कुलर सिस्टम है वो जिम्नोस्पर्म में प्रेजेंट होता है। वैस्कुलर सिस्टम बोलने का मतलब जाइलम और फ्लोएम। बट यहाँ पे एक लोचा है। क्या लोचा है? कि जाइलम, जाइलम लैक्स ट्रू वेसल्स। इन जिम्नोस्पर्म जाइलम लैक्स ट्रू वेसल्स एंड फ्लोएम लैक्स कॉम्पेनियन सेल। और फ्लोएम के पास क्या नहीं होती है? कॉम्पेनियन सेल। ठीक है, in gymnosperm vascular system is seen, means xylem or phloem is present, but here xylem lacks true vessels and phloem lacks companion cell. लेकिन कुछ exceptions भी हैं, कुछ exceptions भी हैं जिसमें xylem में true vessels are present. There are still some examples where in xylem true vessels are present. तो example नहीं है, sorry, exceptions बोलेंगे उसको। ठीक है, तो क्या exceptions है? There are still some exceptions where true vessels is present in xylem. These are genetum, genetum, ephedra, genetum, ephedra, volvulus. ठीक है, ये सभी ऐसे जिम्नोस्पर्म है where true vessels are present. ठीक है, आप लिख लो, true vessels are present, true vessels are present. चलो फटाक से नोट डाउन करो, फटाक से नोट डाउन करो। तब तक मैं जल ही जीवन है, एक घूंट में पी लूं। हो गया? चलो आगे बात करते हैं। मिटा दूं इसको मैं। अब आगे बात करते हैं सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में। ठीक है, तो सेकेंडरी ग्रोथ इज प्रेजेंट इन जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में आपका सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट होता है। सेकेंडरी ग्रोथ इज प्रेजेंट इन जिम्नोस्पर्म। देखो यार, मैं ये नहीं कहूंगी, पहले लिख लो कि मैं बहुत अच्छा पढ़ाती हूँ। ठीक है, मैं ये नहीं कभी कहूँगी, कभी भी नहीं कहूँगी कि
वेरी गुड, ठीक है, मैं एकदम परफेक्ट हूँ, मैं एकदम गुड हूँ, मैं कभी कहने वाली नहीं हूँ, आप मेरे मुंह से कभी नहीं सुनिएगा, मैं परफेक्ट बनने की कोशिश करती हूँ। और ये भी मैं नहीं बोलती हूँ कि मैं अच्छा पढ़ाती हूँ, मैं अच्छा नहीं पढ़ाती हूँ, मैं वही पढ़ाती हूँ जो आपके लिए अच्छा होता है, जो एग्ज़ाम में आता है, जो NCERT में होता है, ठीक है। और उसके अलावा मुझे ये नहीं पता कि मैं कैसा पढ़ाती हूँ, ये डिसाइड आप लोग करोगे, ठीक है। इट ओनली डिपेंड्स अपॉन यू, ठीक है, कि मैं कैसा पढ़ाती हूँ। मैं ये कभी नहीं बोलूँगी कि मैं अच्छा पढ़ाती हूँ और मेरा कंटेंट्स कैसा है, लेकिन हाँ इतना मैं कहूँगी कि मैं ढूंढ ढूंढ के आपके लिए बेस्ट करने की कोशिश करती हूँ। दैट्स इट। चलो देखते हैं। सेकेंडरी ग्रोथ इज प्रेजेंट इन जिम्नोस्पर्म, ठीक है। सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट होने के कारण जिम्नोस्पर्म जो है वो वुडी इन नेचर हो जाता है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ जिम्नोस्पर्म इज वुडी इन नेचर, ठीक है। तो अगर आपसे एग्जाम्पल पूछे कि कुछ एग्जाम्पल बताओ वुडी जिम्नोस्पर्म का, तो आप क्या बोलोगे? इफेड्रा इज अ वुडी जिम्नोस्पर्म, ठीक है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ जिम्नोस्पर्म इज वुडी इन नेचर। और एग्जाम्पल बोलूँ तो वुडी जिम्नोस्पर्म इज इफेड्रा एंड सम जिम्नोस्पर्म आर ऑल्सो क्लिम्बर जिम्नोस्पर्म, क्लिम्बर जिम्नोस्पर्म, ठीक है। तो एग्जाम्पल ऑफ क्लिम्बर जिम्नोस्पर्म आर जेनेटम, जेनेटम। चलिए फटाक से नोट डाउन कीजिए, फटाक से नोट डाउन कीजिए। मिटा दूं मैं, मिटा दूं? चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अपनी अपनी फटाक से NCERT ओपन करो, फटाक से अपनी अपनी NCERT ओपन करो। जिम्नोस्पर्म वाला टॉपिक निकालो प्लांट किंगडम में, फटाक से, विदाउट वेस्टिंग एनी सेकेंड, फटाक से निकालो। निकाल लिया? मैं भी निकालूंगी, पहले आप लोग निकालो, ठीक है। तो उसमें आपको कुछ देखने को मिल रहा होगा। स्टार्टिंग के ही 3-4 लाइन नीचे देखो कि जिम्नोस्पर्म में शॉर्ट से लेके मीडियम से लेके टॉल प्लांट्स तक होते हैं। जिम्नोस्पर्म में शॉर्ट प्लांट से लेके मीडियम साइज्ड प्लांट से लेके टॉल साइज्ड प्लांट भी होते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? इस पॉइंट का बोलने का मतलब क्या हुआ कि जिम्नोस्पर्म के पास हमारा शॉप्स भी होता है, हॉप्स भी होता है, शॉप्स भी प्रेजेंट है जिम्नोस्पर्म के अंडर। सर्ब्स भी आएगा आपका, हॉप्स भी आएगा आपका और ट्रीज भी आएगा। डू यू गेट दैट? समझ में आया आपको? जिम्नोस्पर्म के अंदर आपका शॉप्स भी प्रेजेंट होगा, हर्ब्स भी प्रेजेंट होगा एंड ट्रीज भी प्रेजेंट होगा। तो यही बोलने का मतलब हुआ NCERT में आपका कि जिम्नोस्पर्म में शॉर्ट से लेके मीडियम साइज से लेके टॉल प्लांट्स तक प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, होते हैं उसके अंडर, ठीक है। चलो अब दूसरा पॉइंट NCERT का, सेकेंड पॉइंट ऑफ NCERT, ठीक है। पॉइंट में नहीं बता रही हूँ, इंपॉर्टेंट बता रही हूँ। मैं क्यों बता रही हूँ? ये जो NCERT में है वो शायद मैं 1-2 पॉइंट आपको NCERT से बता दूँ जो शायद एग्जाम में आ जाए। तो मैं ऐसे करके बताऊंगी ना तो आपको याद रहेगा कि हाँ मैम ने इसमें बोला था NCERT फटाक से खोलो, ठीक है। आपके दिमाग पे यहाँ पे स्ट्राइक करेगा उस टाइम जब ये क्वेश्चन आएगा। दूसरा पॉइंट है कुछ जिम्नोस्पर्म के बारे में। आप कुछ एसोसिएशन वाला फंडा देख रहे होगे अपने NCERT में, कुछ एसोसिएशन करके कुछ फंडा है आपके NCERT में, है क्या? है। तो एसोसिएशन वाला फंडा यही है कि लिखा हुआ है कि ऐसे जिम्नोस्पर्म जो फंजाई के साथ एसोसिएशन करेंगे तो वैसे एसोसिएशन को हम लोग माइकोराइजा बोलेंगे। ऐसा जिम्नोस्पर्म जो आपका फंजाई के साथ एसोसिएशन करे, ठीक है, जिम्नोस्पर्म जो कि एसोसिएशन करेगा आपका फंजाई के साथ, नोट डाउन करो, जिम्नोस्पर्म एसोसिएशन करेगा, ठीक है, किसके साथ? फंजाई के साथ। तो इस टाइप के एसोसिएशन को हम लोग क्या बोलेंगे? माइकोराइजा, ठीक है। इस टाइप के एसोसिएशन को हम लोग क्या बोलेंगे? माइकोराइजा। और ऐसा एसोसिएशन किस में देखने को मिलता है? पाइनस एंड सेड्रस, ठीक है। माइकोराइजा टाइप ऑफ एसोसिएशन इज सीन इन पाइनस एंड सेड्रस, ठीक है। मैं इससे रिलेट करके आपको एक क्वेश्चन पूछने वाली हूँ, पहले मैं सेकेंड पॉइंट भी बता दूं।
ऐसा जिम्नोस्पर्म जो कि बीजी है, ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया जो कि एक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है आपका, उसके साथ एसोसिएशन करे, ठीक है। जिम्नोस्पर्म जो कि एसोसिएशन करेगा आपका किसके साथ, बीजीए के साथ, बीजीए के साथ साइनोबैक्टीरिया के साथ जो कि एक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है आपका, ठीक है। तो उस टाइप के एसोसिएशन को पहले क्या बोलेंगे, कोरोलाइड, कोरोलॉइड टाइप ऑफ एसोसिएशन इसको बोलते हैं, ठीक है, कोरोलॉइड टाइप ऑफ एसोसिएशन। तो ऐसा जिम्नोस्पर्म जो कि बीजीए के साथ एसोसिएशन करेगा, साइनोबैक्टीरिया के साथ एसोसिएशन करेगा जो कि एक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, ठीक है। तो उस टाइप के एसोसिएशन को तो पहले हम लोग कैरोलॉइड बोले। अब ऐसा एसोसिएशन आपको देखने को कहाँ मिलेगा, साइकस में। अब आपको बताना है कि सिमिलर, बिल्कुल सिमिलर एग्जाम्पल मैंने आपको जिम्नोस्पर्म में स्टार्टिंग में बताया है। कहीं पे मैंने आपको बताया है जहां पे पाइनस और सेड्रस साथ में था और साइकस अलग था। अब आप फटाक से झटाक से जैसे भी बताओ, मुझे बताओ कि मैंने किस में ऐसा बताया है। अभी थोड़ी देर पहले का बात है, कोई एक दिन, 2 दिन, 24 घंटे, 12 घंटे की बात नहीं है, अप्रॉक्स 10 to 12 मिनट्स की बात होगी। आप मुझे बताओ, कुछ सिमिलर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया है। स्टीम्स में मैंने आपको स्टीम के बारे में बताया ना कि स्टीम ऑफ जिम्नोस्पर्म इज मे बी ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड, ठीक है। स्टीम जिम्नोस्पर्म का कैसा था, ब्रांच्ड भी था और अनब्रांच्ड भी था। तो आपका ब्रांच स्टीम का एग्जाम्पल क्या था, ब्रांच स्टीम का एग्जाम्पल क्या था, पाइनस और सेड्रस, और अनब्रांच्ड स्टीम का एग्जाम्पल क्या था, साइकस। तो यहाँ पे भी देख लो ना, जो माइकोराइजा टाइप ऑफ एसोसिएशन कर रहे हैं, जो फंजाई के साथ एसोसिएशन करेंगे, उनका भी एग्जाम्पल आपका पाइनस और सेड्रस है। और जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया के साथ एसोसिएशन कर रहे हैं जो जिम्नोस्पर्म, उसका एग्जाम्पल साइकस है। तो कुछ भी नहीं है, बस याद करने का ट्रिक है कि आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। आपको अगर पाइनस और सेड्रस स्टीम वाला याद करते हो तो आपके दिमाग पे स्ट्राइक कर जाएगा उस वक्त कि देखो याद आ गया, फंजाई के साथ भी जो एसोसिएशन करता था वही एग्जाम्पल था। यही दोनों फंजाई के साथ माइकोराइजा टाइप ऑफ एसोसिएशन का भी एग्जाम्पल था। अनब्रांच्ड वाला आपको साइकस याद आएगा, तो आपको याद आ जाएगा कि जो साइनोबैक्टीरिया के साथ एसोसिएशन कर रहा था उसका भी एग्जाम्पल यही था। चलो यही था, कुछ भी नहीं। चलो नोट डाउन करो, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े, चलो अब जिम्नोस्पर्म का मेन प्लांट बॉडी पे आते हैं, ठीक है। जिम्नोस्पर्म का मेन प्लांट बॉडी कैसा है, तो जिम्नोस्पर्म का जो मेन प्लांट बॉडी है वो डिप्लॉयड इन नेचर है, ठीक है। चलो मैं चॉक ले लूं पहले। जिम्नोस्पर्म का जो मेन प्लांट बॉडी है, मेन प्लांट बॉडी, ठीक है, वो कैसा है, डिप्लॉयड इन नेचर है, डिप्लॉयड इन नेचर है। डिप्लॉयड बोलने का मतलब यहाँ पे स्पोरोफाइट डोमिनेंट है या फिर गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट। डिप्लॉयड बोलने का मतलब स्पोरोफाइट इज डोमिनेंट इन द लाइफ साइकिल ऑफ जिम्नोस्पर्म, ठीक है। तो मैं बात करूं कि मैंने इसको डिप्लॉयड क्यों बोला, डिप्लोहैप्लॉन्टिक क्यों नहीं बोला, क्योंकि स्पोरोफाइट तो डोमिनेंट है गैमेटोफाइट के ऊपर और गैमेटोफाइट जो है वो डिपेंडेंट होता है स्पोरोफाइट के ऊपर। ये पॉइंट भी लिख लो कि गैमेटोफाइट इज डिपेंडेंट अपॉन स्पोरोफाइट। गैमेटोफाइट इज डिपेंडेंट अपॉन स्पोरोफाइट, ठीक है। तो हम लोगों ने ऐसा क्यों नहीं बोला कि इसका जो प्लांट बॉडी वो डिप्लोहैप्लॉन्टिक टाइप है। मैंने गलती से लिख दिया क्या, डिप्लॉयड, डिप्लोहैप्लॉन्टिक लिखना चाहिए था ना, नहीं मैंने सही लिखा है यहाँ पे डिप्लॉयड। डिप्लोहैप्लॉन्टिक नहीं होगा क्योंकि आपका जब लाइफ साइकिल आप पढ़ोगे तो आप देखोगे कि जो गैमेटोफाइट वाला जो फेज आता है वो बहुत ही शॉर्ट टर्म्ड होता है, शॉर्ट लिव्ड होता है, बहुत ही कम समय के लिए आता है। तो हम उसको नेग्लिजिबल मानते हैं, हम उसको डिप्लोहैप्लॉन्टिक नहीं बोलेंगे क्योंकि गैमेटोफाइट वाला फेज जो है बहुत ही शॉर्ट लिव्ड होता है। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड ओनली डिप्लॉयड, ठीक है, नॉट डिप्लोहैप्लॉन्टिक, ठीक है। चलो
तो ये आप देखोगे जब लाइफ साइकिल में आपको बताऊंगी तो आप देखोगे कि गैमेटोफाइट का जो चलता है लाइफ साइकिल में वो बहुत ही शॉर्ट लिव्ड है, बहुत ही कम टाइम के लिए आपको गैमेटोफाइट का झलक दिखने को मिलेगा। ठीक है, चलो तो यहाँ पे गैमेटोफाइट जो है वो डिपेंडेंट है आपकी स्पोरोफाइट पे, और स्पोरोफाइट इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट। जो आपका स्पोरोफाइट है वो कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है, कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है, इसको किसी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आपका ये जो गैमेटोफाइट है वो डिपेंडेंट होता है स्पोरोफाइट के ऊपर। ठीक है, चलो मैं आगे आएगा लाइफ साइकिल जब मैं बताऊंगी तो मैं सिर्फ मुंह से बोल दूंगी, ओरली बोल दूंगी, मैं लिखवाऊंगी नहीं क्योंकि मैंने यहाँ पे आपको लिखवा दिया। ठीक है, अब लाइफ साइकिल देखेंगे। लाइफ साइकिल देखने से पहले 2 पॉइंट्स और देखते हैं कि जो हमारा जिम्नोस्पर्म है वो डायोशियस होता है। डायोशियस क्यों? जिम्नोस्पर्म को डायोशियस क्यों बोल रहे हैं? जिम्नोस्पर्म डायोशियस का मतलब क्या है? डायोशियस का मतलब है कि मेल और फीमेल जो है अलग अलग प्रेजेंट होंगे, एक साथ प्रेजेंट नहीं होंगे। मेल और फीमेल बॉडी जो है वो अलग अलग प्रेजेंट होंगे, एक साथ प्रेजेंट नहीं होंगे। दैट्स वाई जब हम लोग लाइफ साइकिल देखेंगे जिम्नोस्पर्म का तो मेल का अलग देखेंगे और फीमेल का अलग देखेंगे, हम लोग साथ में नहीं देखेंगे, बिकॉज जिम्नोस्पर्म्स आर डायोशियस इन नेचर। समझ में आया? कुछ जो है वो डायोशियस नहीं भी होते हैं, कुछ जो है जिम्नोस्पर्म वो डायोशियस नहीं भी होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में वो पढ़ने का नहीं है, आपको बस डायोशियस वाला ही जानना है। तो फालतू का भेजा का तमाशा बनाने का कोई मतलब नहीं है, भेजा खराब हो जाएगा, खराब जिसको करना नहीं है, क्योंकि अभी इस भेजे में हम लोग को बहुत कुछ घुसाना है। ठीक है, तो फालतू का कुछ पढ़ना नहीं है हम लोग को, जो हमारे सिलेबस में है ही नहीं, हमको पीएचडी नहीं करना है। ठीक है, चलो तो जिम्नोस्पर्म क्या है? डायोशियस है। अब जिम्नोस्पर्म जो है वो कैसे हैं? हेटेरोस्पोरस। हेटेरोस्पोरस है जिम्नोस्पर्म। ठीक है, अब ऐसा नहीं टेरिडोफाइटा की तरह जिम्नोस्पर्म कि कुछ जो है वो होमोस्पोरस होंगे और कुछ जो है हेटेरोस्पोरस होंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है, जिम्नोस्पर्म सिर्फ और सिर्फ हेटेरोस्पोरस होंगे। ठीक है, हेटेरोस्पोरस बोलने का मतलब 2 तरह का स्पोर बनाएंगे, माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर। माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर। माइक्रोस्पोर्स किसका फॉर्मेशन करेगा? माइक्रोस्पोर्स जो है वो मेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करेगा। माइक्रोस्पोर्स गिव्स राइज टू मेल गैमेटोफाइट एंड मेगास्पोर किसका फॉर्मेशन करेगा? आपका फीमेल गैमेटोफाइट का। मेगास्पोर गिव्स राइज टू फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, वीवीआई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। माइक्रोस्पोर्स जो है वो मेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करेगा एंड हेयर मेगास्पोर जो है वो फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करेगा। चलो नोट डाउन करो फटाक से, अब हम लोग लाइफ साइकिल देखेंगे। ठीक है, चलो फटाक से नोट डाउन करो, अब हम लोग लाइफ साइकिल देखते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जिम्नोस्पर्म्स जो है वो डायोशियस होते हैं और हेटेरोस्पोरस होते हैं। अच्छा, यहाँ पे तो मैंने क्या किया कि मेल वाला लाइफ साइकिल मैंने ड्रॉ किया, फीमेल वाला मैंने ड्रॉ किया, क्योंकि यहाँ पे तो मेगा है ना, मैक्रोस्पोर्स है, तो मैक्रोस्पोर्स किसका फॉर्मेशन करेगा? फीमेल गैमेटोफाइट का। तो मैंने मेल वाला तो किया ही नहीं, चलो मेल वाला करते हैं अभी हम लोग। ठीक है, शुरुआत करते हैं, मेल वाला भी पहले करते हैं। स्पोरोफाइट ये मेल है। ठीक है, ये हम लोग मेल का देखेंगे और ये हमारा फीमेल है। हैव अ लुक, देखते हैं। ठीक है, ये हमारा स्पोरोफाइट है, यहाँ पे हमारा मेल कौन बनेगा? ठीक है, माइक्रो स्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजिया। उसके बाद बनेगा आपका मैक्रोस्पोर, मैक्रोस्पोर। ठीक है, उसके बाद आपका क्या बनेगा? मेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट जो कि क्या है? पॉलन ग्रेन।
जो कि आपका क्या है, ये पॉलन ग्रेन। चलिए फटाक से पहले नोट डाउन कीजिए, उसके बाद हम लोग आगे समझें, ठीक है। चलिए मेल गैमेटोफाइट के बाद क्या बनेगा, मेल गैमेट बनेगा ना। मेल गैमेटोफाइट किसका फॉर्मेशन करेगा, मेल गैमेट का। चलिए देखिए अब हम लोग लाइफ साइकिल, ठीक है। तो लाइफ साइकिल में कुछ भी नहीं है सच जो आपको बताने लायक है, क्योंकि ये सब पहले भी आप लोग देख चुके हैं, ठीक है। आप जानते हैं कि स्पोरेंजियम जो है कहाँ रहता है, स्पोरोफिल पे रहता है। स्पोरेंजियम इज प्रेजेंट ऑन स्पोरोफिल, और स्पोरोफिल कहाँ रहता था आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। मैं बार बार एक चीज़ को रिपीट नहीं करने वाली हूँ, जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगा वहाँ पे मैं कर दूंगी, लेकिन मैं लिखवाने वाली नहीं हूँ फिर से, ठीक है। तो स्पोरोफिल जो है वो प्रेजेंट होता था जो मेगास्पोर मदर सेल के अंदर जो लीफ लाइक एवेक्सियल लीफ लाइक सरफेस होता था, वहाँ पे स्पोरोफिल प्रेजेंट होता था। और स्पोरेंजियम कहाँ प्रेजेंट होता था, स्पोरोफिल में स्पोरेंजियम प्रेजेंट होता। तो एज सच यहाँ पे कुछ बताने लायक आपका है नहीं, ठीक है। जो बताने लायक है मैं वही आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। तो आप देखो स्पोरोफाइट से फीमेल कौन बना, फीमेल कौन से मेगास्पोरोफिल, और मेगास्पोरोफिल से मेगास्पोरेंजियम, और मेगास्पोरेंजियम कहाँ रहेगा, मेगास्पोरोफिल में रहेगा। और मेगास्पोरेंजियम का क्या हुआ, मियोसिस हुआ, रिडक्शन डिवीजन हुआ इन मेगास्पोर मदर सेल में। अच्छा एक बात और, जहाँ पे आप एक बात नोटिस करना ब्रायोफाइटा से लेके यहाँ जिम्नोस्पर्म तक, कि जहाँ पे आपको मेगास्पोर मदर सेल दिखने को मिल गया ना, जहाँ पे आपका मेगास्पोर मदर सेल दिखने को मिल गया, वहाँ पे मियोसिस होना निश्चित है, मस्ट है, वहाँ पे मियोसिस होगा ही होगा, रिडक्शन डिवीजन वहाँ पे होना ही होना है, ठीक है। जहाँ पे आपको मेगास्पोर मदर सेल दिखने को मिला, ठीक है। तो मेगास्पोरेंजियम के बाद जो मियोसिस हुआ, रिडक्शन डिवीजन हुआ मेगास्पोर मदर सेल में, मेगास्पोर मदर सेल का, उसके बाद क्या बना, मैक्रोस्पोर बना, ठीक है। मैक्रोस्पोर बना, और मैक्रोस्पोर किसको बनाता है, माइक्रोस्पोर तो मेल गैमेटोफाइट को बना रहा था, और मैक्रोस्पोर का जर्मिनेशन होके मैक्रोस्पोर क्या बनाएगा, आपका फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा, इंडोस्पर्म, ठीक है। अब यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करो कि यहाँ पे जो इंडोस्पर्म, अभी तक फर्टिलाइजेशन मैंने बोला, अभी तो कुछ ये मेल गैमेट फीमेल गैमेट बना ही नहीं है, तो फर्टिलाइजेशन कहाँ से होगा। तो अभी तो फर्टिलाइजेशन जैसी मैंने कुछ भी नहीं चीज़ नहीं बोला, फर्टिलाइजेशन मैंने नहीं करवाया। लेकिन देखो यहाँ पे अपना इंडोस्पर्म जो है वो बिफोर फर्टिलाइजेशन आ गया है। जो इंडोस्पर्म है यहाँ पे बिफोर फर्टिलाइजेशन प्रेजेंट है, ठीक है। तो इंडोस्पर्म यहाँ पे बिफोर फर्टिलाइजेशन प्रेजेंट हो गया है, इसीलिए यहाँ पे इंडोस्पर्म जो है वो हैप्लॉइड इन नेचर होगा, एंड हैप्लॉइड इन नेचर होगा क्योंकि यहाँ पे इंडोस्पर्म बिफोर फर्टिलाइजेशन आ गया है। आप जब एंजियोस्पर्म पढ़ोगे तो वहाँ पे देखोगे कि जो इंडोस्पर्म है वो आफ्टर फर्टिलाइजेशन हो रहा है, आ रहा है, तो वो ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर लेके आता है एंजियोस्पर्म में। लेकिन यहाँ पे पता है, देखो इंडोस्पर्म जो है तो बिफोर फर्टिलाइजेशन आ गया है, तो उसका नेचर जो है वो हैप्लॉइड हो गया है, ठीक है। अब फीमेल गैमेटोफाइट से क्या बना, आर्किगोनिया, और आर्किगोनिया से अपना क्या बना, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आर्किगोनिया से अपना क्या बना, एक बना, क्या बना, फीमेल गैमेट बना, फीमेल गैमेट, ठीक है। फीमेल आपको दिख रहा है ना इतना नीचे, एक बार मैं पीछे जाके देखूं, ठीक है, आपको दिख रहा है, चलो आपको दिख रहा है। तो आर्किगोनिया के बाद क्या बना, फीमेल गैमेट। अभी तक कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, फर्टिलाइजेशन हम लोग करवाएंगे, ठीक है। और पता है जो ओव्यूल है, जो एग है, उसको चलो इसको हम लोग बाद में देखते, पहले इधर देखो। यहाँ पे भी वही बात है, स्पोरोफाइट है, मेल कौन बना, माइक्रोस्पोरोफिल बना, माइक्रोस्पोरेंजियम बना, जो कि कहाँ रहेगा, माइक्रोस्पोरोफिल पे बनेगा। माइक्रोस्पोरेंजियम से माइक्रोस्पोर बना, ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजियम से माइक्रोस्पोर बना, और माइक्रोस्पोर जो है गिव्स राइज टू मेल गैमेटोफाइट, पॉलन ग्रेन, और उसके बाद क्या बनेगा, मेल गैमेट बनेगा। यहाँ पे आपको कुछ गड़बड़ दिख रहा है, यहाँ पे आपको पहले अच्छे से देखो, फीमेल वाला और मेल वाला, आपको कुछ गड़बड़ दिख रहा होगा, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। यहाँ पे देखो मैंने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आर्किगोनिया लिखा है, मैंने यहाँ पे आर्किगोनिया लिखा है, लेकिन क्या आपको मेल में एंथेरिडिया दिखने को मिल रहा है, क्या आपको मेल में एंथेरिडिया दिखने को मिल रहा है। फीमेल में तो मैंने आर्किगोनिया लिखा है,
फीमेल गैमेटोफाइट के बाद मैंने आर्किगोनिया लिखा है, लेकिन क्या आपको मेल में मेल गैमेटोफाइट के बाद आर्किगोनिया दिखने को मिल रहा है? लिख देती हूँ, ठीक है। नहीं लिखूंगी, मैं नहीं लिखूंगी क्योंकि यहाँ पे एंथेरिडिया होगा ही नहीं। कैसे लिख दूं मैं? यहाँ पे आपका एंथेरिडिया होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपको एंथेरिडिया सिर्फ और सिर्फ टेरिडोफाइट तक देखने को मिलेगा। अब आपको आगे एंथेरिडिया देखने को नहीं मिलेगा। एंथेरिडिया आपको आगे देखने को नहीं मिलेगा। आर्किगोनिया आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है जिम्नोस्पर्म में, लेकिन अगले बार जब हम लोग एंजियोस्पर्म पढ़ेंगे तो आप देखोगे कि वहाँ पे तो अब आर्किगोनिया भी दिखने को नहीं मिलेगा। आपको एंजियोस्पर्म से ना ही एंथेरिडिया देखने को मिलेगा, ना ही आर्किगोनिया दिखने को मिलेगा। यहाँ पे जिम्नोस्पर्म में आर्किगोनिया प्रेजेंट है, लेकिन एंथेरिडिया एब्सेंट है, ठीक है। तो एक पॉइंट लिख लो, एंथेरिडिया इंपॉर्टेंट है, पूछ देगा कि एंथेरिडिया कहाँ एब्सेंट था, कहाँ से एब्सेंट था एंथेरिडिया? जिम्नोस्पर्म में। और लास्ट एंथेरिडिया कहाँ देखने को मिला था? टेरिडोफाइटा में। और जब हम लोग एंजियोस्पर्म पढ़ेंगे तो फिर हम लोग वहाँ पे भी एक क्वेश्चन करेंगे कि लास्ट आर्किगोनिया आपका कहाँ देखने को मिला था? तो जिम्नोस्पर्म, और नहीं कहाँ से देखने को मिला आपका? एंजियोस्पर्म से। चलो तो यहाँ पे लिख लो, एंथेरिडिया इज एब्सेंट इन जिम्नोस्पर्म। एंथेरिडिया इज एब्सेंट इन जिम्नोस्पर्म, ठीक है। एंथेरिडिया आपको जिम्नोस्पर्म में देखने को नहीं मिलेगा, और एंजियोस्पर्म से तो आपका आर्किगोनिया भी गायब हो जाएगा। चलो फटाक से नोट डाउन करो, फटाक से नोट डाउन करो, हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं। हो गया? मिटा दूं? चलो मिटाती हूं मैं। अब मेन बॉडी, अब मैं ओव्यूल के बारे में आपको कुछ बताने वाली थी, लेकिन मैं रुक गई थी ताकि मैं पहले ये बात समझा दूं आपको, उसके बाद ओव्यूल पे आऊं। अब मेन बॉडी जो है ओव्यूल का क्या होगा? ओव्यूल बोलो, मेन बॉडी किसका? ओव्यूल बोलो या एग बोलो, मेन बॉडी क्या होगा ओव्यूल और एग का, या एग का? न्यूसेलस। न्यूसेलस जो है मेन बॉडी होगा, ओव्यूल बोल दो या एग बोल दो। न्यूसेलस का क्या होगा? फॉर्मेशन। न्यूसेलस का फॉर्मेशन होगा, और न्यूसेलस का फॉर्मेशन होके 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर बनेगा। 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर का फॉर्मेशन होगा, जिसमें से 3 जो है वो डीजेनरेट हो जाएगा और 1 ही, एक ही लेफ्ट बचेगा, ठीक है। 3 क्या हो जाएगा आपका? डीजेनरेट, और बच कितना जाएगा? 1 लेफ्ट। चलो फटाक से नोट डाउन करो। न्यूसेलस का जब होगा तो 4 हैप्लॉइड मेगास, न्यूसेलस का मेन बॉडी ओव्यूल का न्यूसेलस है, न्यूसेलस का फॉर्मेशन होगा, 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर आपका बनेगा, जिसमें से 3 डीजेनरेट हो जाएगा और 1 लेफ्ट ओवर बच जाएगा। चलो अब फर्टिलाइजेशन करवाते हैं फटाक से। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फर्टिलाइजेशन करवा देते हैं फटाक से, ठीक है। चलो फटाक से फर्टिलाइजेशन करवाते हैं, ठीक है। मेल गैमेट और अपना फीमेल गैमेट का फर्टिलाइजेशन करवाते हैं, ठीक है। फर्टिलाइजेशन करवाते हैं तो फर्टिलाइजेशन यहाँ पे 2 टाइप्स का होगा। मेल और फीमेल गैमेट का फर्टिलाइजेशन यहाँ पे 2 टाइप्स का होगा। पहला होगा जूडियो स्पिग्नोगैमी टाइप, पहला होगा जूडियो स्पिग्नोगैमी टाइप, और दूसरा टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन होगा स्पिग्नोगैमी टाइप, ठीक है। पहला फर्टिलाइजेशन जो होगा वो जूडियो स्पिग्नोगैमी टाइप और दूसरा स्पिग्नोगैमी टाइप। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जूडियो स्पिग्नोगैमी एंड स्पिग्नोगैमी? क्या डिफरेंस है दोनों का? जूडियो स्पिग्नोगैमी क्या होगा और स्पिग्नोगैमी क्या होगा? तो पहले जूडियो स्पिग्नोगैमी जो फर्टिलाइजेशन है, बोलने का मतलब है मेल गैमेट इज मोटाइल। जूडियो स्पिग्नोगैमी टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन बोलो तो मेल गैमेट इज मोटाइल। मेल गैमेट यहाँ पे क्या होगा? मोटाइल होगा, ठीक है। जो आपका टेरिडोफाइटा में था, जूडियो गैमेट टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन था टेरिडोफाइटा में, ठीक है। और स्पिग्नोगैमी टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन बोलने का मतलब मेल गैमेट इज नॉन मोटाइल। मेल गैमेट इज नॉन मोटाइल, ठीक है। अब ये दोनों देखने कहाँ मिलेंगे?
जुडियोस्पिग्नोगैमी टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इज सीन इन लोअर जिम्नोस्पर्म, लोअर जिम्नोस्पर्म। ठीक है, नोट करो, इंपॉर्टेंट है, आएगा क्वेश्चन। फर्टिलाइजेशन कितने टाइप्स के होते हैं जिम्नोस्पर्म में? 2 टाइप्स, जुडियोस्पिग्नोगैमी टाइप एंड स्पिग्नोगैमी टाइप। जुडियोस्पिग्नोगैमी बोलने का मतलब मेल गैमेट इज मोटाइल एंड स्पिग्नोगैमी बोलने का मतलब मेल गैमेट इज नॉन मोटाइल। जुडियोस्पिग्नोगैमी टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इज सीन इन लोअर जिम्नोस्पर्म एंड स्पिग्नोगैमी टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इज सीन इन हायर जिम्नोस्पर्म, हायर जिम्नोस्पर्म। चलो नोट कर लिया। अब फर्टिलाइजेशन करवाते हैं, तो फर्टिलाइजेशन करवाने के बाद क्या मिलेगा हमको? जाइगोट डिप्लॉयड होता है, जाइगोट के बाद इक्वेशनल डिवीजन माइटोसिस होगा, एम्ब्रायो बनेगा, एम्ब्रायो बनेगा, जो एम्ब्रायो भी डिप्लॉयड होगा, एम्ब्रायो बनने के बाद सिड बनेगा और सिड बनने के बाद आपका स्पोरोफाइट बनेगा, स्पोरोफाइट। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या कंक्लूजन निकाल रहे हो कि स्पोरोफाइट वाला ही डोमिनेंट है। यहाँ पे गैमेटोफाइटिक वाला जो फेज है, गैमेटोफाइट वाला जो फेज है बहुत ही शॉर्ट लिव्ड है, बहुत ही कम समय के लिए आया है। आप इससे एक बात और निकाल सकते हो, मैं मिटा दूं, समझ में आ गया ना फर्टिलाइजेशन वाला फंडा। चलो अब इससे एक कंक्लूजन निकालते हैं कि जैसे जैसे इवोल्यूशन होते गया, जैसे जैसे इवोल्यूशन होते गया, इवोल्यूशन बोलने का मतलब पहले ब्रायोफाइटा आया, टेरिडोफाइट आया, जिम्नोस्पर्म आया एंड थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो हम लोग लाइफ साइकिल तो ब्रायोफाइटा से देखना शुरू किए थे, तो ब्रायोफाइटा से लेके एंजियोस्पर्म तक हम लोग आते हैं, बात करते हैं, क्योंकि हमारा लास्ट एंजियोस्पर्म है। तो जैसे जैसे इवोल्यूशन होते गया ना, तो पहले तो गैमेटोफाइट वाला फेज डोमिनेंट था। आप देखोगे तो ब्रायोफाइटा में गैमेटोफाइट जो है वो डोमिनेंट था, ठीक है, डोमिनेंट था। जैसे जैसे इवोल्यूशन होते गया, गैमेटोफाइट वाला जो फेज है वो लेस डोमिनेंट होते गया। पहले वो डोमिनेंट था, लेकिन इवोल्यूशन जैसे जैसे आगे बढ़ते गया, आपका गैमेटोफाइट वाला फेज जो है वो लेस डोमिनेंट होते गया और स्पोरोफाइट जो है वो डोमिनेंट होते गया। ठीक है, तो यहाँ पे गैमेटोफाइट डोमिनेंट था और स्पोरोफाइट यहाँ पे क्या था? लेस डोमिनेंट। शुरुआत में इवोल्यूशन जब होना ही शुरू हुआ था, स्पोरोफाइट इज लेस डोमिनेंट, और जब इवोल्यूशन होते गया तो जैसे गैमेटोफाइट लेस डोमिनेंट होते गया, उसी तरह आपका स्पोरोफाइट जो है वो मोर डोमिनेंट होते गया। मतलब स्पोरोफाइट आपका क्या होते गया? डोमिनेंट होते गया। चलो नोट डाउन करो फटाक से, विदाउट वेस्टिंग एनी सेकेंड, फटाक से नोट करो। हो गया? मैं क्या बोल रही हूँ? ड्यूरिंग इवोल्यूशन गैमेटोफाइट बिकेम रिड्यूस्ड एंड स्पोरोफाइट बिकेम वेल डेवलप्ड। गैमेटोफाइट इवोल्यूशन होते के साथ साथ रिड्यूस होते गया और स्पोरोफाइट आपका क्या होते गया? डेवलप होते गया। चलो फटाक से नोट डाउन करो। ये पॉइंट भी मैंने आपको बता ही दिया कि एंथेरिडिया जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता है, एंथेरिडिया इज एब्सेंट इन जिम्नोस्पर्म। मिटा दूँ मैं इसको? मिटा दूँ? चलो अब हम लोगों ने कैरेक्टर देख लिया जिम्नोस्पर्म का। अब हम लोग 2 क्लास देखे थे जिम्नोस्पर्म का। हम लोग जिम्नोस्पर्म का 2 क्लास देखे थे। उन दोनों क्लास को हम लोग अच्छे से डिस्क्राइब नहीं करने वाले हैं, बहुत मतलब बड़ा बड़ा लंबा चौड़ा डेफिनेशन नहीं पढ़ने वाले हैं हम लोग। आपके एनसीईआरटी में तो शायद है भी नहीं, ठीक है, देख लेना, शायद आपके एनसीईआरटी में प्रेजेंट भी नहीं है। और मैं भी ज़्यादा नहीं बताने वाली हूँ, ठीक है। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिससे क्वेश्चन आ सकते हैं, मैं वही बताऊँगी। दोनों क्लास के कुछ 2 से 3 एग्जाम्पल्स बताती हूँ। दोनों क्लास का 2-3 एग्जाम्पल बताती हूँ, ठीक है। तो देख लीजिए, वही आएगा, अगर आना होगा तो वही आएगा, वरना नहीं आएगा, ठीक है। चलिए मैं चौक ले लूँ, उसके बाद में बताती हूँ आपको। साइकैडोफाइटा और कॉनिफेरोफाइटा। साइकैडोफाइटा और कॉनिफेरोफाइटा इज अ 2 क्लास ऑफ जिम्नोस्पर्म, ठीक है। और आपका जो साइकैडोफाइटा है वो आपका लोअर जिम्नोस्पर्म होता है,
लोअर जिम्नोस्पर्म होता है एंड योर कॉनिफेरोफाइटा इज हायर जिम्नोस्पर्म, और कॉनिफेरोफाइटा इज हायर जिम्नोस्पर्म। ठीक है, चलो फटाक से नोट डाउन करो। यहाँ से मैं एक क्वेश्चन राइज करूंगी, जहाँ जहाँ पे मुझे याद आते जाएगा, लगते जाएगा, मैं क्वेश्चन पूछने में बिल्कुल भी लेट करने वाली में से नहीं हूँ। ठीक है, अब आप इसके लिए मुझे गालियाँ दो या मुझे प्यार की नज़रों से देखो। ठीक है, प्यार की नज़रों से देखो कि मैम मेरे लिए अच्छा कर रही है, या फिर मुझे गालियाँ दो कि मुझे परेशान करती है, उंगली करती है। ठीक है, एज यू विश। साइकेडोफाइटा इज अ लोअर जिम्नोस्पर्म एंड कॉनिफेरोफाइटा इज अ हायर जिम्नोस्पर्म। अब इससे क्वेश्चन ये निकलेगा कि जूडियोस्पिग्नोगैमेट टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इज सीन इन साइकेडोफाइटा एंड या कॉनिफेरोफाइटा। जूडियोस्पिग्नोगैमेट टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इज सीन इन साइकेडोफाइटा और कॉनिफेरोफाइटा। तो जूडियोस्पिग्नोगैमेट टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन किसमें देखा जाता था? फटाक से बताओ, सोचो। 1 2 3 4 5 सोच लिया? सोच लिया किसमें था? लोअर जिम्नोस्पर्म में, जो कि आपका क्या है? साइकेडोफाइटा। तो यहाँ पे अगर फर्टिलाइजेशन क्वेश्चन आ सकता है तो जूडियोस्पिग्नोगैमी, यहाँ पे जूडियोस्पिग्नोगैमी टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन देखा जाता है। यहाँ पे मेल गैमेट मोटाइल होता है और कॉनिफेरोफाइटा हायर जिम्नोस्पर्म है, तो यहाँ पे सिर्फ स्पिग्नोगैमी टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगा आपका, स्पिग्नोगैमी टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन। ठीक है, चलो नोट डाउन करो, फिर इसका एग्जाम्पल्स हम लोग देखते हैं। एग्जाम्पल्स देखते हैं, अरे फटाक से नोट डाउन कर लो। लिग्नोप्टेरिस, लिग्नोप्टेरिस, लिग्नोप्टेरिस जो है आपका एग्जाम्पल है किसका? साइकेडोफाइटा का। और लिग्नोप्टेरिस जो है वो लिविंग फॉसिल है, लिविंग फॉसिल है। ठीक है, फॉसिल्स है। इसका एक और एग्जाम्पल है साइकस, साइकस जिसको फर्न पाम है, इसको हम लोग फर्न पाम भी बोलते हैं साइकस को। चलो नोट डाउन करो फटाक से। और एक और है जामिया पैजमिया, ये आपका लोअर जिम्नोस्पर्म है। ठीक है, जामिया पैजमिया जो है आपका लोअर जिम्नोस्पर्म है। ठीक है, या बोलो तो स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म है। जामिया पैजमिया इज योर स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म। ठीक है, जो कि किसके अंडर है? साइकेडोफाइटा के अंदर है। ठीक है, तो इसका 3 मोस्ट एग्जाम्पल, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल यही है। लिग्नोप्टेरिस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आपका लिविंग फॉसिल्स है। साइकस, जिसको हम लोग फर्न पाम भी बोलते हैं, एंड जामिया पैजमिया इज अ स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म। चलिए फटाक से नोट डाउन कीजिए, मिटा रही हूँ मैं इधर। आप कॉनिफेरोफाइटा का एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, कॉनिफेरोफाइटा का एग्जाम्पल देखते हैं। जिंक गोल, जिंक गोल जिसको हम लोग बोलते हैं जिंको, जिंको बिलोबा, जिंको बिलोबा। ठीक है, जिंको बिलोबा जो है वो आपका लिविंग फॉसिल्स है, लिविंग फॉसिल्स है। और इसको हम लोग और एक नाम से बोलते हैं मेडन हेयर ट्री। ये जो जिंको बिलोबा है इसको हम लोग एक और नाम से बोलते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैडन हेयर ट्री। जिंको बिलोबा को हम लोग और क्या बोलते हैं? मैडन हेयर ट्री। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू आ सकता है एग्जाम्पल। मैडन हेयर ट्री हम लोग किसको बोलेंगे? तो आप क्या बोलोगे? जिंको बिलोबा को। ठीक है, और एक सेड्रस भी है, सेड्रस भी है जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? देवदार, देवदार। इंपॉर्टेंट है ये सेड्रस वाला भी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? देवदार बोलते हैं। ठीक है, पाइनस है, एग्जाम्पल इसका पाइनस है, आपका इफेड्रा है, इफेड्रा है, और जेनेटम है, जेनेटम है। ठीक है, इफेड्रा, जेनेटम, यही सब है। बुलबुशिया भी इसी का एग्जाम्पल है। ठीक है, लिख लीजिएगा, इधर मैं लिख रही हूँ बुलबुशिया। ठीक है, इसी का एग्जाम्पल है। चलिए, यही सब इसका एग्जाम्पल है, नोट डाउन कर लीजिए। सिकोया स्पीसीज भी होता है एक, वो भी इसका ही एग्जाम्पल है। क्या? सिकोया स्पीसीज, इधर लिख लीजिए, सिकोया स्पीसीज।
बहुत मैंने घिच करके लिख दिया है ना, चलो मैं एक बार बोल देती हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल्स लिख लो। पहला जिंको बिलोबा, जिंको, यहाँ पे चौक मैंने कहाँ रख दिया, जिंको बिलोबा, ठीक है। जिंको बोल्स बोलो और उसको हम लोग जिंको बिलोबा भी बोलते हैं। ये एक लिविंग फॉसिल्स है जिसको हम लोग मैडन हेयर ट्री भी बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैडन हेयर ट्री किसको बोलते हैं, जिंको गोल्स या आ सकता है जिंको बिलोबा, ठीक है। दोनों में से कोई एक रहेगा तो वही मारने वाले हो आप लोग। सेड्रस है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको हम लोग देवदार बोलते हैं, ठीक है। पाइनस होता है, इफेड्रा होता है, जेनेटम होता है, बुलबुशिया होता है और सिकोया स्पेसीज भी इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। दैट्स इट, यहाँ पे आपका खत्म हुआ। यही सब इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है, लिख लेना। फिर से मैं बोल दूँ क्या, जिंको बिलोबा जिसको मैडन हेयरवुड ट्री बोलते हैं, फेड्रा, जेनेटम, पाइनस, सेड्रस जिसको हम लोग देवदार बोलते हैं, बुलबुशिया, सिकोया स्पेसीज, ठीक है। और उसका क्या था, लिग्नोप्टेरिस जो कि एक लिविंग फॉसिल्स था, साइकस था, और जामिया पैजमिया, साइकस को हम लोग फर्न पाम भी बोलते हैं, जामिया और जामिया पैजमिया इज योर स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म, ठीक है। डिड यू गेट इट? चलो आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो जिम्नोस्पर्म यहाँ पे आज मैंने शुरू किया और इसको अच्छे से A to Z पॉइंट बता के मैंने आपको फिनिश भी किया, ठीक है। अपने नेक्स्ट क्लास से हम लोग एंजियोस्पर्म की तरफ बढ़ेंगे, तो जिम्नोस्पर्म का हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे। जब एंजियोस्पर्म वगैरह सारी चैप्टर खत्म हो जाएगा तो हर दिन हम लोग एक एक टॉपिक उठाएंगे और अच्छे से उसका क्वेश्चन रट जाएंगे, रटेंगे नहीं, समझेंगे अच्छे से, और ऐसा हो जाएगा कि हम लोग के दिमाग पर फिट हो जाएगा, आएगा तो टक 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 क्वेश्चंस मारेंगे, ठीक है। चलो यहाँ पे आपका जिम्नोस्पर्म खत्म हुआ। कल हम लोग अपना नया टॉपिक शुरू करेंगे, एंजियोस्पर्म, सो स्टे ट्यून फॉर दैट। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।